नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय संविधान के जो अभ्यास प्रश्न हैं, इनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव भारत के संविधान के ऊपर है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने विदेशी राष्ट्रों से जो आवश्यक सिद्धांत थे उनको अडॉप्ट करके भारतीय संविधान का निर्माण किया, ताकि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के लिए अधिक उपयोगी बन सके। कई बार इसकी आलोचना करते हुए कहा गया कि भारतीय संविधान उधार का पूरा है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के हित के लिए विदेशी राष्ट्रों से सिद्धांतों को अडॉप्ट किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो यहां पर जो शासन की एकात्मक पद्धति है उसका लाभ है दृढ़ राज्य प्रदान करना। अर्थात यहां राज्य शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्र से। यानी राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए शासन में एकात्मक पद्धति अपनाई जाती है। यहां प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां एक बात याद रखिएगा, यदि शासन में एकात्मक पद्धति होगी तो केंद्र ताकतवर होगा, यानी केंद्र के पास ज्यादा ताकत होगी, वो सर्वोपरि होगा। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो आपका जवाब क्या होगा? यूके अर्थात ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प बी। एक बात और याद रखिएगा, जो ब्रिटेन का संविधान है ये संसदीय परंपराओं पर आधारित है, इसलिए भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, और बाकी विकल्प के जो संविधान है ये सभी लिखित संविधान है। यहां बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरा इसको डिटेल में समझिए। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिस तिथि को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। यहां आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहां देख सकते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रस्तावना में। अब देखिए, प्रस्तावना कैसे भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को परिलक्षित करता है? तो आप सभी को पता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का संक्षिप्त सार छुपा हुआ है, इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्या लक्ष्य है, क्या दर्शन है, ये सभी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से परिलक्षित होती हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान को विद्वानों ने इसकी आत्मा किसको कहा? प्रस्तावना को कहा। यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? प्रस्तावना को। क्यों? क्योंकि आत्मा में सभी बातें विद्यमान होंगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। जिस विकल्प में यह होगा वही आपका आंसर होगा। अगला विकल्प देखिए, यहां विकल्प सी देखिए, लिखा हुआ है कि प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कल्पना भारतीय प्रस्तावना में की गई है। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। यहां पर एक बात और आपको याद रखनी होगी, जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द ऐड किए गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। याद रखिएगा, ये शब्द सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए, ऐड किए गए, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द लिखा रहे तो आपका सीधा जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद भी लागू हो गए थे। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तब आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत
मूल संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी कितनी बार? एक बार संशोधन किया गया। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? याद रखिएगा, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि यह आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। और जो डी विकल्प में लिखा है कि सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। लेकिन जो जीवन का अधिकार है, यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। अर्थात यहां पर 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है तो किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी आपका 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक है, तो याद रखिएगा भारत एक लोकतंत्र है। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको लोकतंत्र से आपको डिफाइन किया था। लोकतंत्र यानी कि लोक मतलब क्या होता है? आम जनता। और उनके द्वारा जब कोई तंत्र स्टैब्लिश होता है, उनके द्वारा कोई व्यवस्था खड़ी की जाती है, तो उसको कहा जाता है लोकतंत्र। यह है शाब्दिक अर्थ। जरा ये देखिए कि लोकतंत्र शब्द को कहां से अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो इसका अंग्रेजी पर्याय है डेमोक्रेसी, जिसकी मूल उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है। और डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनसाधारण। इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है शासन। यानी डेमोस का मतलब क्या है? जनसाधारण। ठीक है, और क्रेसी शब्द का अर्थ है शासन, और इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द बना, जिसका अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन। मैंने अभी आपको लोकतंत्र को हिंदी के शाब्दिक अर्थ में बताया था कि लोक मतलब होता है जनता, और तंत्र मतलब उसके द्वारा जो सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, यानी जनता द्वारा जो सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, यानी जो शासन व्यवस्था बनाई गई, उसी को कहा गया लोकतंत्र। क्लियर? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान अर्थात लघु संविधान माना जाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के जो संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान संशोधन यानी लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अभी चर्चा हुई थी कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इसके अतिरिक्त अगर आप अनुच्छेद 39 क देखेंगे, जो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था करता है, यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 43 क, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 48 क, जो कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन तथा वन्य जीव के लिए भी सुधार की व्यवस्था करता है। यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। याद रखेंगे, इन्हीं सभी कारणों से जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कई प्रकार के संशोधन करके जोड़े गए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है, तो आपका सीधा जवाब होगा इंग्लैंड से। यानी एकल नागरिकता कहां से? इंग्लैंड से ली गई। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए, पूछा जा रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो याद रखिएगा संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता, अर्थात संघ और राज्य की। यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता वाले देश का उदाहरण बताइए, तो याद रखिएगा अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। लेकिन अगर आप कुल गणना की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान समय में 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए, यानी मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहां से लिए गए, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो याद रखिएगा 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। यानी 16वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। यानी मूल अधिकारों का संरक्षण ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के तहत है। इसके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मूल अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह व्यवस्था प्राप्त है। याद रखेंगे, ये सब मैंने अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन में आपको पूर्व की वीडियोस में बताए हैं। जिन्होंने अभी उन भाग को कंप्लीट नहीं किया है वो निश्चित तौर पर एक बार उसको जरूर पूरा पढ़ें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में उसकी चर्चा की और देखिए यहां पर वो प्रश्न के फॉर्मेट में आ गया। यहां पर देखिए आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे और इसकी मैंने डिटेल व्याख्या की। एक बात याद रखिएगा, ये जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया गया। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। यही न्यायिक आदेश कहलाता है। यानी यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के अधीन। यानी आपका विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लास्की का यह कथन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत यानी डीपीएसपी की अवधारणा किस संविधान से ली गई। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। यानी आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनकी व्यवस्था की गई है। जो विकल्प में अन्य राष्ट्र के नाम है जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां से समवर्ती सूची ली गई, यूएसए से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। इसको पूर्व में डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। याद रखिएगा, जब मैं आपको डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन में ये शब्द प्रश्न के फॉर्मेट में आपके सामने रखा था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा स्थापित करने का लक्ष्य होता है। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं वो संविधान के भाग 4 में उल्लेखन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और इस बात की व्यवस्था किस में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 89 के सब क्लॉज 1 में इस बात की व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये किसका अभिन्न भाग है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद के। यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो संविधान का अनुच्छेद 79 है इसमें संघ के लिए एक संसद होगी और ये किससे मिलकर बनी होगी? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। इस बात की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद भी याद रखेंगे 79। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा?
यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीवन रेड्डी साहब को भारत में राष्ट्रपति के तौर पर निर्विरोध चुना गया था। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। और एक बात और याद रखिएगा, नीलम संजीवन रेड्डी साहब भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं, यानी आहूत करते हैं। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपको बताया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। और यदि पूछा जाए कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपका जवाब होता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर महोदय। याद रखेंगे पूरी बात को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस बात की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 84 के ख में इस बात की व्यवस्था की गई है। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 का ख है अर्थात बी है, इसमें राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो संयुक्त सत्र होता है इसको आहूत राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं और इसकी अध्यक्षता यानी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर महोदय करते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर महोदय किसी भी विधेयक को वो धन विधेयक है या नहीं इस बात को प्रमाणित करने का कार्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 3 और संविधान के अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 4 में कहा गया कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा। और मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था पिछली क्लास में कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, 33 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में हो सकते हैं। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मूल संविधान था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है इसको वृद्धि करने की शक्ति किसको दी गई? तो आपका जवाब होगा संसद को। कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है संसद को? अनुच्छेद 124। और एक बात और याद रखिएगा, इसके अनुसरण में ही संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि अधिनियम 1956 है जिसे पारित किया गया था। अगला देखिए, यहां एक बात और याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 निर्धारित की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो आपका जवाब क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 73वां संविधान संशोधन। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसके तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 क जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन शामिल है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक यानी पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा सी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, ये कब से लागू हुआ? ये भी प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। और आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूर्व के प्रश्न से कोरिलेट है। यहां पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका जवाब क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। यानी प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा विकल्प ए।
यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव, तब आपका जवाब होगा अशोक मेहता समिति। इस प्रकार यहां पर ये पंचायत का पार्ट भी कंप्लीट हो गया और भारतीय संविधान का जो भी पोर्शन था वो अभ्यास प्रश्न के साथ कंप्लीट करा दिया गया। अगले क्लास में नए विषय के साथ प्रारंभ किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।